आस्था के मामा अरमान से शादी करने के लिए उसे फोर्स कर रहे थे। वो बोले, अगर तूने आज ये शादी नहीं की तो अरमान सिंघानिया हम सब की जान ले लेगा। तुम नहीं जानती कि वो गुस्से में क्या कुछ कर सकता है। उसके लिए जान लेना बहुत मामूली बात है। बेटी, हमारी बात मान लो और शादी के लिए हाँ कर दो। ऐसा कहकर वो बुरी तरह से रोने लगे। आस्था को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सवाल करते हुए कहा, मैं ये शादी कैसे कर सकती हूँ? मेरी बात मेरी नानी का क्या होगा? मेरी नानी मेरे बगैर नहीं रह पाएंगी। मनोज जी जल्दी से उसे समझाते हुए बोले, बेटा शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारी नानी मेरी माँ भी है। तुम्हारा ध्यान रखने के लिए हमने उन्हें गांव में तुम्हारे पास छोड़ रखा था, लेकिन अब मैं उन्हें हमेशा के लिए वहाँ से ले आऊंगा। बेटा बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ उनकी दिन रात सेवा करूंगा। अपनी नानी को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। आस्था पर उनकी इन बातों का असर नहीं हो रहा था। वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी। मनोज जी ने उसे झांसे में लेते हुए कहा, अभी के लिए बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो। उसके बाद हम कुछ ना कुछ करके तुम्हें अरमान की जिंदगी से निकालेंगे। बस कुछ दिन की बात है। कुछ दिनों तक इस शादी के रिश्ते को निभा लो प्लीज बेटा, प्लीज। ऐसा कहकर वो उससे विनती करने लगे। अब आस्था पूरी तरह से मजबूर हो चुकी थी। आस्था अपने मामा के पहली बार कॉल करके अपनी बेटी की शादी में शिरकत करने के लिए बुलाने पर खुशी से पूरे गांव में उछल रही थी। हालांकि आस्था की नानी ने उसे यहाँ आने से मना भी किया था। आस्था के कानों में एक हफ्ते पहले की अपनी नानी की बातें गूंजने लगी। बेटी, हमें शादी में नहीं जाएंगे। मनोज ने कभी हमारी परवाह नहीं, सिर्फ पैसे भेजकर जिम्मेदारी खत्म कर देता है। बस हर महीने घर खर्च के लिए पैसे भिजवा देता है और अपनी सारी जिम्मेदारी से आजाद हो जाता है। नानी के मना करने के बाद भी आस्था ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो हमेशा से गांव में रही थी। उसने शहर की दुनिया, शहर का माहौल, वहाँ के कोई फंक्शन नहीं देखे थे। तब आस्था ने अपनी नानी को समझाते हुए कहा, नानी माँ आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि कम से कम मनोज मामा ने हमें बुलाया तो है ना। आपकी इकलौती पोती प्रियंका की शादी है। जब आस्था ने अपनी नानी को बहुत समझाया तो वो मान गई और दोनों शादी में जाने के लिए निकल गईं। शहर आकर आस्था ने शहर का माहौल देखा। वो बहुत खुश हो रही थी। हालांकि उसे डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए भी शहर में ही आना था, तो इसलिए आस्था ने सोचा कि वो शादी में जाएगी, साथ ही साथ शहर के रंग रूप ढंग, शहर का माहौल देख लेगी। पूरे 2 दिन उसने अपनी मामी के साथ उनके बाजार का सारा काम किया था। घर का खाना भी बनाया था। इतना ही नहीं, उसकी मामी ने पूरी तरह से सारी जिम्मेदारी आस्था के कंधों पर ही दे दी थी। हालांकि उन्होंने घर के काम के लिए नौकर भी लगाए हुए थे, लेकिन सब कुछ आस्था अपनी निगरानी में ही करवा रही थी। और बड़े ही जोरों शोरों से प्रियंका की हल्दी और मेहंदी का फंक्शन भी हुआ था। लेकिन एक दिन पहले फंक्शन के बाद रात के 2 बजे थे, जब अचानक आस्था की आंख खुली तो उसने देखा कि प्रियंका किसी से रो रो कर बात कर रही थी। तब आस्था को उस पर कुछ शक हुआ, लेकिन उसे अपनी नानी की कही हुई बात याद आ गई। नहीं, नानी ने मना किया है। मुझे किसी के भी मामले में नहीं घुसना है और ना ही किसी के बारे में ज्यादा सोचना है। तो यही सोचकर आस्था चुप हो गई थी और उसने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि प्रियंका इस तरह से शादी वाले दिन शादी का मंडप छोड़कर भाग जाएगी। इसके बारे में तो आस्था ने दूर दूर तक कुछ नहीं सोचा था। एक एक कर सब कुछ आस्था की आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा। उसने रोते हुए कहा, मैंने तो बस इतना कहा था कि मैंने प्रियंका दीदी को किसी से बात करते सुना था और सबको यही लग रहा है कि मैंने प्रियंका दीदी को भगाया है। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ। बेबस आस्था को शादी का जोड़ा पहनाया गया और उसके सिर पर लंबा सा घूंघट डाल दिया गया। अब जल्दी ही आस्था को दुल्हन बनाकर अरमान के ठीक बराबर में बिठा दिया गया। अरमान सिंघानिया ने एक बार भी अपने बराबर में बैठी हुई दुल्हन की ओर देखा भी नहीं।
उसका पूरा ध्यान उस वक्त अगर किसी चीज पर था तो सिर्फ और सिर्फ अपने लैपटॉप और फोन की स्क्रीन पर। वो एक भी पल शादी जैसी चीजों में उलझकर अपना काम बर्बाद नहीं करना चाहता था। वहाँ आलोक सिंघानिया के अलावा किसी और को इस बात के बारे में दूर दूर तक एहसास नहीं था कि दुल्हन बदल चुकी थी। जल्दी ही अरमान सिंघानिया ने फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए 7 फेरे कंप्लीट कर लिए और साथ ही साथ आस्था की मांग में सिंदूर भर दिया और मंगलसूत्र भी पहना दिया। आस्था का दिल फट रहा था। अरमान सिंघानिया ने एक बार भी ये जानने या देखने की कोशिश नहीं की कि उसकी बीवी कैसी दिख रही थी, लेकिन जब वो आस्था को मंगलसूत्र पहना रहा था तब आस्था के आंसुओं की कुछ बूंदें उसके हाथ पर गिरी। तब जाकर अरमान को थोड़ा अजीब लगा और उसने एक पल के लिए शादी के जोड़े में सजी हुई अपनी दुल्हन की ओर देखा, लेकिन लंबा घूंघट होने की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसके बाद अरमान फिर से अपने फोन और काम में पूरी तरह से खो गया। ये सोचते हुए आलोक जी अपनी सोच में खो गए। जल्दी ही पूरे रीति रिवाज के साथ शादी का फंक्शन खत्म हुआ। मंडप के पास 4 लड़के अपनी नजर झुकाए खड़े हुए थे। उस शादी के हॉल में अरमान सिंघानिया के बाद उस शादी में सबसे हैंडसम चेहरा कोई था तो वो 4 लोग ही थे। उनमें से एक अरमान सिंघानिया का कजन ब्रदर और 3 बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे जो कि बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर थे। उनमें से एक फेमस डॉक्टर था जो कि अरमान सिंघानिया का दोस्त था और स्पेशली उसके साथ शादी अटेंड करने के लिए वहां आया था। लेकिन इस समय चारों का मूड काफी ज्यादा खराब था। जितनी भी शादी के हॉल में लड़कियां आई हुई थीं, सबकी नजरें बार बार जाकर उन पर ही ठहर रही थी क्योंकि अरमान सिंघानिया की शादी हो चुकी थी। तभी दादाजी उनके पास जाकर खड़े हो गए और पूछते हुए बोले, क्या बात है, तुम चारों इस तरह से मुंह लटकाकर यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अपने दोस्त या भाई की शादी में नहीं बल्कि किसी की शोक सभा अटेंड करने आए हो। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आकाश मुंह पिचकाकर बोला, क्या दादाजी, भाई की शादी तो आपने करा दी। मेरा इकलौता दोस्त था वो। मैंने क्या क्या नहीं सोचा था उसकी शादी के लिए, लेकिन आपने हमें बिल्कुल भी मस्ती नहीं करने दी, इसीलिए अब हम आपसे बात नहीं करेंगे। ऐसा कहकर आकाश ने फिर से मुंह बना लिया। अब आलोक जी समझ गए कि इन चारों को मौज मस्ती करने का मौका नहीं मिला था। इसी वजह से शायद ये सब मुंह लटकाकर खड़े हुए थे। दादाजी हंसते हुए बोले, अच्छा, तुम सब अपना मुंह ठीक करो, घर जाकर जो मस्ती करनी है वो करना, मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा तो सुमित एक्साइटेड होकर बोला, क्या वाकई दादाजी, क्या आप हमें बिल्कुल भी पार्टी करने से नहीं रोकेंगे? तो ठीक है, आज पूरी रात हम लोग मजे करेंगे। अब वादा कीजिए कि आप हमें नहीं डांटेंगे। सुमित, जो कि शहर की अच्छी खासी कंपनी की बड़ी पोस्ट का सीईओ था, दादाजी ने उसे तिरछी आंखों से देखते हुए कहा, तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारे नीचे कम से कम 600 लोग काम करते हैं। बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें हैं तुम सबकी। ना जाने कब बड़े होगे तुम लोग। अब अरमान की तो शादी हो गई है, अब धीरे धीरे तुम चारों की शादी भी करवा दूंगा। उसके बाद देखूंगा कि तुम लोग कैसे और किस तरह से पार्टी करते हो। अब जैसे ही दादाजी ने उन चारों की टांग खींची, वो चारों बुरी तरह से मुंह बनाने लगे और तभी उनमें से ध्रुव आगे आया और कहने लगा, दादाजी प्लीज अभी शादी वादी की बात हमसे मत कीजिए। ये हमारे हंसने खेलने कूदने के दिन है और शादी के चक्कर में हम अपनी जिंदगी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने देंगे। और वैसे भी अभी मैं सिर्फ 26 साल का हूँ, क्या इस उम्र में कोई शादी करता है भला? और वैसे भी दादाजी, आपने अरमान ब्रो की जो शादी करवाई है, अब वो बेचारे देखो अपनी बीवी को एक नजर उठाकर भी नहीं देख रहे। देखो जरा, अपनी बीवी से ज्यादा प्यार तो उन्हें अपने फोन और लैपटॉप से है। आपको दिख नहीं रहा है क्या? ध्रुव ने ये बात मजाकिया लहजे में कही थी, लेकिन दादाजी के एक्सप्रेशंस बदल गए। दादाजी ने गुस्से में कहा, अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो। दादाजी ने एक लंबी गहरी सांस ली और वहाँ से चले गए। ध्रुव कंफ्यूज होकर बोला, ये दादाजी को क्या हुआ? खैर, इन्हें छोड़ो और ये सोचो कि ये जबरदस्ती की शादी ऑलरेडी हो चुकी है।
अब ये टेंशन है कि भाभी का वेलकम कैसे होगा और कौन करेगा। आकाश ने हामी भरते हुए कहा। हाँ यार, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। पूरे घर में अब एक लेडी भाभी ही होंगी और उनको हम लोगों के बीच awkward ना फील हो, इसलिए हमें कुछ मैनेज करना होगा। और अरमान को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि वो भाभी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाला। और वैसे भी उसने ये शादी सिर्फ दादाजी के लिए की है, तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए। वहीं दादाजी जब हॉल में एक कोने में खड़े थे, तभी एक आदमी उनके पीछे से आया और उनकी तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए बोला, बड़े साहब, इसमें उस लड़की की सारी जानकारी है। दादाजी ने हामी भरते हुए वो फाइल ली और फाइल खोलकर देखने लगे। उसमें आस्था की पूरी जन्म कुंडली और जानकारी थी। उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, जिस लड़की को मैंने अपनी बहू बनाया है, उसके बारे में सारी चीजें जानना जरूरी है। जैसे ही आलोक जी की नजर आस्था के माँ बाप की डिटेल्स पर पड़ी, जो कि एक्सीडेंट में मारे गए थे, तो आलोक जी के चेहरे के भाव बदल गए। आलोक जी कभी कुंडली और इन्फॉर्मेशन को देखते तो कभी आस्था को। आलोक जी ने खुद को शांत करते हुए कहा, मैंने तो सोचा था कि आज अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए शादी करवा लूंगा और उसके बाद इस लड़की को 2-3 दिन में तलाक देकर आजाद कर दूंगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये लड़की जिंदगी भर मेरे पोते अरमान सिंघानिया की पत्नी बनकर ही रहेगी। दादाजी को ऐसी कौन सी बात पता चली है आस्था के बारे में, जिसके बाद वो आस्था को हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए मजबूर हो गए। और अरमान को जब दुल्हन बदलने की सच्चाई पता चलेगी, तब क्या होगा? क्या होगा इस शादी का अंजाम? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। आस्था की जानकारी देखने के बाद आलोक जी के होश उड़ गए। अब इस लड़की को जिंदगी भर मेरे पोते अरमान सिंघानिया की पत्नी बनकर ही रहना होगा। दादाजी की इस परेशानी से अनजान अरमान के सभी दोस्त कुछ प्लान्स बना रहे थे और कुछ देर बाद उनमें से 2 लोग वहां से निकलकर सिंघानिया मैंशन की ओर रवाना हो गए। आस्था और अरमान की शादी कंप्लीट होने के बाद जल्दी ही विदाई का समय आ गया। उसकी नजर अपनी नानी को ढूंढ रही थी। वो सुबकते हुए धीरे से बोली, नानी, आप कहाँ हो? मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज आ जाओ। आस्था को कोई आइडिया नहीं था कि आखिरकार उसकी शादी कितने बड़े मॉन्स्टर से हुई थी। जल्दी ही विदाई का समय आ गया और आस्था जल्दी से दौड़कर अपनी नानी के पास आई और उसने उन्हें गले से लगा लिया और बुरी तरह से रोने लगी। नानी! आस्था ने जैसे ही उन्हें नानी कहकर बुलाया, नानी बिल्कुल हड़बड़ा गई। नानी ने धीमी आवाज में पूछा, आस्था बेटा, ये तू है? नानी को इस बारे में पता चल गया था कि असल में जिसकी शादी आज यहाँ हुई थी, वो उनकी लाडली आस्था थी। पहले तो वो शॉक्ड हो गई, फिर उनकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। उन दोनों को रोते हुए देख दादाजी अब थोड़ा सा परेशान हो गए। वो मन ही मन सोचने लगे, अगर ये दोनों इसी तरह रोती रही तो बड़ी महफिल में अरमान को इस बात का पता चल सकता है कि उसकी दुल्हन बदल गई है, और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे परिवार की इज्जत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अरमान सच्चाई जान गया तो उसके कहर से कोई नहीं बच पाएगा और फिर वो आस्था को अपने साथ घर लेकर भी नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आलोक जी अपने पोते के गुस्से को अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने मनोज को जल्दी से कुछ इशारा किया कि वो अपनी माँ को अभी और इसी वक्त यहाँ से लेकर जाए। आहान और ध्रुव दोनों नानी को इतनी बुरी तरह से आस्था से लिपट कर रोते हुए देख रहे थे। वो दोनों ही हैरान होकर आपस में बात करने लगे। आहान ने कहा, भाई, ये सब क्या हो रहा है? कहीं नानी को हमारे भाई के बारे में पता तो नहीं चल गया कि वो कितना खतरनाक है? कहीं इसीलिए तो ये भाभी से इस तरह चिपक कर तो नहीं रो रही है? तभी ध्रुव उदास होकर बोला, यार, चाहे कुछ भी कहो, मुझे तो बेचारी नानी के लिए काफी बुरा लग रहा है। तभी आहान उदास होकर कहने लगा, पर फिर भी यार, आज के जमाने में इस तरह से कोई रोता है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे भाभी को हम सबके सामने से किडनैप करके ले जा रहे हो। आहान ने अपनी कोहनी ध्रुव को मारी और उसे घूरकर देखते हुए बोला, यार तू अपनी बकवास बंद कर। जब देखो तेरा दिमाग किडनैपिंग और क्रिमिनल ख्यालों में चलता रहता है। कितनी बार कहा है तुझे कि ये क्रिमिनल वेब सीरीज थोड़ी कम देखा कर। ऐसा कहकर आहान ध्रुव की बातों से इरिटेट होने लगा। ध्रुव ने शान से कहा, तुम देखना, एक दिन मेरे ये सारे थॉट्स तुम लोगों के लिए बहुत काम आएंगे। ऐसा कहकर वो अपना कॉलर ऊंचा करने लगा। जल्दी ही आहान और ध्रुव
चुपचाप से सिर झुकाकर अरमान के ठीक पीछे जाकर खड़े हो गए। अब तक आलोक जी ने मनोज के जरिए आस्था की नानी को अंदर भिजवा दिया था। साथ ही साथ सभी मेहमानों को विदा करने के बाद वो आस्था को लेकर चलने का इशारा करने लगे, लेकिन आस्था के कदम जहां थे वहीं के वहीं रुक गए। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अरमान के साथ एक भी कदम आगे बढ़ा सके। फिर जैसे तैसे धीरे धीरे मनोज की पत्नी सीमा उसके पास आई और जैसे तैसे उसे खींचते खींचते थोड़ा सा आगे लेकर जाने लगी। वो गुस्से में धीमी आवाज में बोली, आस्था चल यहाँ से। लेकिन आस्था बड़े ही धीमे कदमों से रो रो कर सिसक कर चल रही थी। वहीं अरमान को उसके दादाजी ने सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि उसे दुल्हन के साथ ही चलना है, लेकिन आस्था के इस तरह से धीरे धीरे चलने पर अरमान बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया और अब ये सब उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया। अचानक अरमान रुका और उसने आगे बढ़कर आस्था को गोद में उठा लिया। ये नजारा देख जितने भी लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे सभी ने जोरों से तालियां बजानी शुरू कर दी। अरमान गुस्से से सबको घूरने लगा। तभी लोग खुश होकर कहने लगे, अरे ये अरमान रोमांटिक हो रहा है। उसने अपनी नई नवेली दुल्हन को गोद में उठा लिया। ये तो कमाल हो गया। ध्रुव तो जैसे पत्थर के जैसा जम सा गया था। वो आहान से कहने लगा, यार मुझे पिंच करके तो देख, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? तब आहान ने जोरों से उसकी कमर नोच ली। ध्रुव चीख पड़ा और दर्द से करहाते हुए कहने लगा, बेवकूफ, तुझे पिंच करने के लिए बोला था, इस तरह बिल्ली की तरह नोचने के लिए नहीं। आहान ने कहा, यार मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरे अरमान भाई जिन्होंने आज तक अपने आसपास लड़कियों को फटकने तक नहीं दिया, उन्होंने आज भाभी को पहले ही दिन गोद में उठा लिया। वो ऐसा कहकर मुस्कुराने लगा। तभी ध्रुव क्रिमिनल वाला दिमाग चलाने लगा और उसने डरते हुए कहा, तू गलत समझ रहा है। तुझे अरमान ब्रो के बारे में पता नहीं है क्या? जरूर इस हरकत के पीछे उनका कोई न कोई मकसद रहा होगा। अब चल फटाफट। जल्दी ही अरमान ने आस्था को ले जाकर गाड़ी में बिठा दिया। आस्था अब और भी ज्यादा डर और सहम कर बैठ गई। अरमान ने पहली बार किसी लड़की को इस तरह से अपनी गोद में उठाया था। ये उसके लिए कुछ अलग ही तरह का एहसास था। उसे उसकी बीवी एकदम हल्की फुल्की गुड़िया जैसी लग रही थी। आस्था बेचारी घूंघट में से कार की खिड़की से झांक रही थी कि उसे आखिरी बार उसकी नानी का चेहरा देखने को मिल जाए, लेकिन वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी वो शादी के वक्त इतना रो चुकी थी कि उसकी आंखों के आंसू भी सूख चुके थे। जल्दी ही गाड़ी सिंघानिया मैंशन की ओर रवाना हो गई। वहीं दूसरी ओर आकाश और सुमित आस्था के गृह प्रवेश के लिए जो कुछ भी उनसे बन पड़ा था वो सारी तैयारियां कर रहे थे। आकाश ने सारी तैयारी करने के बाद मासूमियत से कहा, हमने YouTube वीडियो देखकर आरती की थाली तो तैयार कर ली है, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि सब कुछ सही हुआ है या नहीं, और नई नवेली बहू का स्वागत किस तरह से किया जाता है। अब कलश में क्या क्या भरकर रखना है ये उन्हें पता नहीं था, लेकिन फिर भी सारा सामान रेडी कर वो अब खुश होकर दुल्हा दुल्हन का इंतजार करने लगे। तभी मैंशन पर कुछ गाड़ियों का काफिला आकर रुका। अरमान एक बार फिर से सिंघानिया मैंशन में एंट्री कर चुका था। आस्था की मामी ने आस्था को घूंघट उठाने से सख्त मना किया था कि वो किसी भी कीमत पर घूंघट नहीं उठाएगी जब तक कि वो अपने ससुराल नहीं पहुंच जाती, और आस्था ने ठीक ऐसा ही किया था। आस्था को कार से उतारने वाला वहाँ कोई नहीं था। तब एक नौकर ने आस्था के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। आस्था नीचे उतर गई, लेकिन उसने घूंघट ओढ़ रखा था, इसीलिए उसे रास्ता समझने में मुश्किल हो रही थी। उसने हल्का सा घूंघट उठाकर नासमझी में इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ मार्बल का फर्श ही दिखाई दे रहा था। उसके अलावा उसे कुछ और नजर नहीं आ रहा था। तब अचानक दादाजी आए। उन्होंने देखा कि आस्था पीछे रह गई और अरमान लंबे लंबे कदमों से चलता हुआ मैंशन की ओर जा रहा है। दादाजी ने आवाज लगाते हुए कहा, अरमान ठहरो, तुम इस तरह बिना दुल्हन लिए मैंशन में एंट्री नहीं कर सकते। जाओ, दुल्हन को भी अपने साथ अंदर लेकर जाओ। दादाजी की बात सुनकर अरमान ने अपने दादाजी की ओर देखा, लेकिन इस वक्त वो मजबूर था, क्योंकि अरमान ने खुद ही अपने दादा से वादा किया था कि इस शादी में
उसके दादाजी उससे जो कुछ भी कहेंगे वो वही करेगा। वो चिढ़ता हुआ सीधा आस्था के पास जाकर खड़ा हो गया और आस्था की ओर गुस्से से देखकर बोला, क्या तुम थोड़ा सा तेज नहीं चल सकती, या तुम्हें चलना ही नहीं आता? उसने आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे लगभग घसीटते हुए सिंघानिया मैंशन के अंदर लेकर जाने लगा। अब आस्था की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। एक तो उसने हाथ भरकर लाल रंग का चूड़ा पहना हुआ था, ऊपर से अरमान ने उसका हाथ काफी जोर से पकड़ा था, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। हल्की सी चीख उसके होंठों से निकल गई, आह, मेरा हाथ। लेकिन अरमान ने उसकी चीख को सुनकर भी अनसुना कर दिया। तुरंत आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान चारों एक साथ उसके सामने आकर खड़े हो गए और चिल्लाते हुए बोले, भाई। अरमान ने अपनी आईब्रोज उठाकर उन चारों की ओर देखा। एक पल के लिए चारों उसकी आंखों को देखकर डर गए, लेकिन आहान ने थोड़ी हिम्मत करते हुए मुस्कुरा कर कहा, ब्रो, आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। हमने बहुत सारी मूवीज और फिल्मों में देखा है कि जब भी कोई नई बहू आती है तो उसका अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है। तो क्या हुआ अगर हमारे घर में कोई लेडी नहीं है? हम लोग तो हैं, हम तो भाभी का वेलकम अच्छी तरह से कर सकते हैं, है ना? अब जैसे ही आहान ने ये कहा, अरमान गुस्से से उसकी ओर देखकर बोला, लगता है कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है मैंने तुम्हें। तुमने बहुत कॉलेज का बहाना बना लिया। कल से तुम मेरे साथ ऑफिस आओगे। अरमान की बात सुनकर आहान की हालत खराब हो गई और वो कहने लगा, नहीं भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऑफिस जाकर क्या करूंगा और इस बात का ऑफिस से क्या लेना देना? कल से तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट स्टार्ट होने वाला है। भाई आप नहीं जानते कितना सारा कॉलेज का काम करना है मुझे। सुमित भी हामी भरते हुए बोला, देखो अरमान, तुम इस तरह से बात को घुमा नहीं सकते हो। और अभी पहले हम तुम दोनों की आरती उतारेंगे और उसके बाद भाभी अपने दाएं पैर से ये कलश गिराएंगी और फिर तुम दोनों अंदर आओगे। सुमित की बात सुनकर अरमान का सब्र अब पूरी तरह से जवाब दे गया, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो अब इन रीति रिवाज को पूरा कर सके। अरमान ने गुस्से से कहा, इतना तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब हटाओ यहाँ से और तुम भी हटो मेरे रास्ते से। ऐसा कहकर अरमान गुस्से से आगे बढ़ने लगा। तभी दादाजी पीछे से प्यार से बोले, अरे बेटा, अगर बच्चे जिद कर रहे हैं तो करने दो उन्हें भी अपने मन की। अगर वो अपनी भाभी का स्वागत करना चाहते हैं तो करने दो, क्यों उन्हें रोक रहे हो? तब अरमान गुस्से से दादाजी की ओर मुड़ा और बोला, दादाजी, आपकी और मेरी शर्त सिर्फ शादी तक थी। शादी तक आपने जो कुछ कहा मैंने वही सब किया, लेकिन अब क्योंकि शादी हो चुकी है और आपकी सो कॉल्ड बहू घर में आ चुकी है, तो अब आपकी किसी तरह की कोई भी फरमाइश मानने या सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अरमान की बात सुनकर आस्था का क्या रिएक्शन होगा? दादाजी का ये जबरदस्ती की शादी का फैसला आस्था की जिंदगी में क्या तूफान लाएगा? और जब दुल्हन बदल जाने की सच्चाई अरमान के सामने आएगी, तो क्या अरमान सच में आस्था और उसके परिवार की जान ले लेगा? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। तो सुनते रहिए पॉकेट FM